खामोश दिल की सदा मेरा दिल खामोश है मगर दर बोलता है। हर एक सांस में तेरा नाम बोलता है। रात की चादर में आंसू छुपाए बैठा हूँ तो दूर है मगर साया तेरा साथ चलता है। मैंने खुद को खो दिया तेरी एक याद में, ये जिंदगी गुजर गई बस तेरे फरियाद में। जो कहा ना जा सका वो आँख कह गई, मेरा हर ख्वाब टूट गया एक ही रात में। हवा ने पूछा मुझसे तू इतना उदास क्यों है, मैंने कहा कि दिल का हाल लफ्जों से खास क्यों है। कभी जो हंसता मैं वो हंसी कहाँ गई, अब आईना भी कहता है तो उतना बेआस क्यों है। मैंने चिराग जलाए थे तेरे इंतजार में, सब बज गए आहिस्ता वक्त के वार में। जो वादे तूने किए थे वो ख्वाब बन गए, मैं अकेला रह गया हर एक दीवार में। तेरी एक मुस्कुराहट मेरी दुनिया थी कभी, अब वही मुस्कुराहट बन गई सजा थी कभी। मैंने मांगा न कुछ बस साथ मांगा था, वो साथ भी छन गया ये कैसी दुआ थी कभी। मेरे खत जो लिखे थे वो पढ़े ही ना गए, मेरे लफ्जों के जख्म कभी सूले ही ना गए। मैं चीखता रहा अंदर खामोशी के साथ, और लोग कहते रहे ये मसले ही ना गए। मेरा दिल खामोश है मगर दर बोलता है। हर एक सांस में तेरा नाम भूलता है। रात की चादर में आंसू छुप पाए बैठा हूँ तो दूर है मगर साया तेरा साथ चलता है। अकेलेपन की आदत अब पुरानी हो गई, हर खुशी मेरे लिए बस कहानी हो गई। मैं जो कल तक अपना था आज साया हूँ, मेरी पहचान भी अब बस निशानी हो गई। बारिशें जब भी आए मुझे भगो गई, तेरी यादें हर बूंद में मुझे रुला गई। मैंने भागना चाहा इस शहर से दूर, मगर मेरी तन्हाई मेरे साथ आ गई। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, वो हंसने वालों के चेहरे पर लिखते नहीं। मैं भी हंसा था सबके सामने, मगर मेरे अंदर के तूफान रुकते नहीं। तूने कहा था वक्त सब ठीक कर देगा,
वो आँख क्या गई, मेरा हर ख्वाब टूट गया एक ही रात में। रात लंबी हो गई, नींद छोटी हो गई, मेरी हर एक ख्वाहिश अधूरी हो गई। मैंने चाहा था बस सादा सा एक सुकून, मगर मेरी तकदीर ही झूठी हो गई। मैंने सीखा है अब खामोश रहना, हर किसी को अपना मेरे ना कहना। जो अपना लगता है वही तोड़ता है, ये सच है मगर कितना कड़वा है मानना। अगर तू लूट आए तो क्या बदल जाएगा, ये टूटा हुआ दिल क्या फिर संभल जाएगा। मैं वही हूँ जो था तेरे जाने से पहले, बस मुस्कुराहट का रंग थोड़ा सा नतीजा आएगा। मानी खुद से ये देदा क्या है, अब किसी से ज्यादा बिना रखूंगा। जुमिया उस शिकर के साहे कि रखूंगा, जुमिया उस यादों में नहीं रखूंगा। मेरा दिल खामोश है मगर दर बोलता है, हर एक सांस में तेरा नाम भूलता है। रात की चादर में आंसू छुप पाए बैठा हूँ, तू दूर है मगर साया तेरा साथ चलता है। ये जीत मई मर टूटी हुई आवाज़ें, लिफ्ज़ में मेरे दिल के आवाज़ें। अगर तू सुर सके पे बस इतना जान लेना, मेरे जबी तेरा होने वाली यही सच्चाई है। हमने हर बात छुपा ली ज़माने से, ये दिल फिर भेड़ा पड़ा तेरी एक निशानी से। रात तन्हा थी, सितारों ने भी मन मोर लिया। बात करने लगा तेरी कहानी से दिल। हमने चाहा था कि मजबूत रहे पत्थर की तरह, पिघलता ही चला गया तेरी आनी से ये दिल। तूने हंसते हुए देखा तो सुकून सा मिल गया। दौड़ने लगा मर गेरी जवानी से ये दिल। हमने माना कि जुदाई भी ज़रूरी होगी, पर ये माना नहीं जाता इस कहानी से ये दिल। वक्त ने जख्म दे हमने सुने खामोशी से, फिर भी बहता रहा आँख के पानी से दिल। हमने हर मोड़ पे खुद को संभाला, लेकिन हार जाता रहा तेरी
घबरा सा गया तेरी कहानी से ये दिल। हमने खुद को भी कभी गौर से देखा ही नहीं, फिर भी टूट रहा तेरी रवानी से ये दिल। तूने वादों को फकबात समझ कर तोड़ा, और हम मान गए सारी नादानी से दिल। हमने चाहा था कि खामोशगा भी उम्र भर, भूल पड़ा तेरी एक छोटी सी हानि से ये दिल। हर तरफ लोग थे, मेले थे, हंसी थी, रो पड़ा अपनी ही तन्हा सी बस्ती से दिल। तूने पूछा भी नहीं और हम आए पूरा, खुद ही टूट गया इस बेज़बानी से ये दिल। हमने सीखा था जीना बड़े करीने से, बेदिल बेअक्ल कर हानि से ये दिल। मैंने आँखों में जो एक ख्वाब सा देखा हमने, डर गया फिर ऐसी ख्वाब की रानी से ये दिल। हमने हर दर्द को सीने में सजा रखा था, एक आंसू ने बताया सब कहानी से ये दिल। तो अगर लौट भी आए तो ये लौटेंगे नहीं, जो गुजर चुके हैं सब जख्म करानी से ये दिल। हमने दुनिया को दिखाया कि हमें फर्क नहीं, जिल गया अंदर ही अंदर इस दुखावे से ये दिल। तो जो हंसता था तो लगता था ठहर जाए जहां, अब जहां भाग रहा है सिया जल्द से ये दिल। हमने चाहा था कि मजबूत रहे पत्थर की तरह, टिका सबसे फकत तेरी कहानी से ये दिल। आखिर शमान लिया हमने भी ये वक्त सतन, जीत मुमकिन ही न है इस मेहरबानी से ये दिल। तो अगर पूछे कि अब क्या है हमारी हालत, मुस्कुरा देगा मगर अंदर से दिल। हमने हर दिन
यूरोप के बड़े शहरों में ऊपर तले कार्रवाइयां, कहीं ड्रोन्स का इस्तेमाल, कहीं साइबर हमले और कहीं इन्फिल्ट्रेशन का इल्जाम। ये बाकायदा फौजी हमले तो नहीं, लेकिन यूरोपीय लीडर्स को खदशा है कि रूस उन पर एक नई तर्ज की जंग मुसल्लत कर रहा है। क्या वाकई रूस यूरोप पर हमलों के पीछे है? मैं हूं खालिद करामत और यूरोप में खुलने वाला ये नया महाज और रूस का मौक़िफ़ आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल है बोंडाई बीच पर हमले में मुलव्विस नवीद अकरम पर मुकदमा दर्ज, उनके वालिद साजिद अकरम के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी। इंडिया में उनके आबाई शहर हैदराबाद में BBC न्यूज़ ने क्या देखा, और चीन के बूट कैंप्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन जो मुश्किलात पैदा करने वाले बच्चों की इस्लाह करने का वादा करते हैं। पिछले कुछ महीनों में यूरोप के कई एयरपोर्ट्स के पास ड्रोन्स उड़ने की वजह से फ्लाइट्स बंद हुई। ऐसे वाकयात बिजनेसेस को सख्त नुकसान और लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। यूरोप में लीडर्स और माहिरीन इसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं। इसमें रिवायती जंगी हिकमत अमली के साथ साथ साइबर अटैक्स, स्पाइंग, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और ड्रोन सर्वेलेंस वगैरह शामिल हैं। यूरोपियन लीडर्स का इल्ज़ाम है कि रूस इन हथकंडों को इस्तेमाल करके उनके मुल्कों को निशाना बना रहा है और जो वाकयात पेश आए हैं उनका निशाना बड़े यूरोपियन शहर हैं। सितंबर में डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर ड्रोन्स की वजह से परवाज़ों को मुअत्तल करना पड़ा। फिर अक्टूबर में जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट से भी परवाज़ें मुअत्तल की गईं और हाल ही में बेल्जियम के एक न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर ड्रोन्स देखे गए, जिसकी वजह से बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को फौजी मदद फराहम करनी पड़ी और ब्रसल्स एयरपोर्ट से परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। यूरोपियन ममालिक में हुकूमतों और खुफिया इदारों का कहना है कि मगरबी यूरोप में हालिया कार्रवाइयों में एक पैटर्न नजर आता है। दूसरी जानब मशरक़ी यूरोप के मुल्क लिथुआनिया में भी हाल ही में पार्सल बम की साजिश, जिसमें लिथुआनिया से जर्मनी, UK और पोलैंड जाने वाली फ्लाइट्स में भेजे गए पार्सल्स में धमाका खेज मवाद छुपाया गया और आतिशज़नी के हमले हुए। हालात की संगीनी की वजह से वहाँ हुकूमत ने हंगामी हालात का ऐलान किया। लिथुआनियन हुक्काम इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे रूस का अहम इत्तेहादी बेलारूस है जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस से BBC की नामानिगार सारा रेंसफर्ड की रिपोर्ट खदीजा आरिफ पेश कर रही हैं। हर रात लिथुआनिया के फौजी गश्त पर निकलते हैं। ये बेलारूस से मुतसल सरहदी जोन है और वो पड़ोसी मुल्क की दुश्मन कार्रवाई के शवाहिद ढूंढ रहे हैं और ये अजीबोगरीब शक्ल में नमूदार होते हैं। कभी स्मगलरों की जानिब से भेजे गए गुब्बारे और कभी ऐसे गुब्बारे जिनमें सिगरेट लटकी हुई होती है। इन गुब्बारों की वजह से फिजाई ट्रैफिक मुतासिर हुआ है और लिथुआनिया को यकीन है कि ये जानबूझकर की गई हरकत है। स्मगलिंग गैंग्स पर काबू पाने और गुब्बारों को ब्लॉक करने के लिए मिलिट्री पुलिस लोगों को रोककर उनकी तलाशी ले रही है, क्योंकि लिथुआनिया को यकीन है कि ये रूस के इत्तेहादी बेलारूस की जानिब से शुरू किए गए हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। इन खातून का ख्याल है कि ये सिर्फ स्मगलरों का काम है, लेकिन जिन दीगर लोगों से मेरी बात हुई वो इस बारे में काफी नर्वस हैं। फौजी पुलिस यहाँ आने वाली हर कार की तलाशी ले रही है। हम बेलारूस के बॉर्डर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर हैं और वो हालात को बहुत संजीदा तरीके से देख रहे हैं। बेलारूस बैनुल अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने मुझे बताया बेलारूस यूरोप को ब्लैकमेल कर रहा है। वो इसे दबाव डालने का एक जरिया समझते हैं। तुम्हारी हमारे साथ सरहद है और हम इसी सरहद के जरिए तुम्हारे लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकते। वो यही कर रहे हैं। ये मामला अब अस्करी सिक्योरिटी के दायरे को छू रहा है, इसलिए हम इस सूरत हाल में किसी फौजी कशीदगी को बढ़ने से रोक सकते। बेलारूस के आमिराना लीडर्स इन दावों को अहमकाना बताते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल है। 4 साल कबल बेलारूस बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स को अपनी मगरबी सरहद तक ला रहा था और उन्हें यूरोपीय यूनियन के ममालिक में दाखिल होने में मदद कर रहा था ताकि एक बहरान पैदा हो। और अब एयरपोर्ट्स पर दबाव है। आज कोई गुब्बारा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन अक्टूबर से 15 बार एयर स्पेस बंद किया जा चुका है, जिससे फ्लाइट्स का रुख मोड़ा गया और लोग परेशान हुए।
मुझे लगता है कि ये उनकी हुकूमत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी है और रूस की हुकूमत की तरफ से भी, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर नेटो की बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। ये यकीनी तौर पर हाइब्रिड अटैक है और ये पहला नहीं है। पहले वहाँ से माइग्रेंट्स आ रहे थे और अब गुब्बारे आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या आएगा। अब यूरोप की मशरक़ी सरहदें ऐसी लगती हैं, एक बेचैन दौर की तारीक अलामत। यूरोप में जो सोच है, जिस चीज़ से वो ख़तरा महसूस कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा यहाँ बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 की नई सरबराह के ताज़ा बयान से होता है। उन्होंने वार्निंग दी है कि दुनिया पिछली कई दहाइयों के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। पूरी दुनिया को अब किसी एक खतरे का सामना नहीं बल्कि मुतादिद सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है, और ये फौजी, तकनीकी, समाजी, हत्ता के अखलाकी हैं, और ये पेचीदा अंदाज में एक दूसरे को मुतासिर कर रहे हैं और तश्कील दे रहे हैं। इस वक्त हम जंग और अमन के दरमियान के एक नाजुक मरहले पर हैं। हमें जारियत पसंद रूस से खतरा है, जो दिन ब दिन अपना कब्जा बढ़ाना चाहता है, यूक्रेन को नीचा दिखाना चाहता है और नेटो को हिरासा करना चाहता है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि हजारों लोग अपनी जानें खो चुके हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और वो सिर्फ इसलिए कि पुतिन तारीख को तोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं। अच्छा, रूस ने बार बार इस बात की तरदीद की है कि उसका यूरोपीय यूनियन के खिलाफ कोई जारहाना मंसूबा है, लेकिन सदर पुतिन का ये भी कहना है कि अगर यूरोप जंग चाहता है तो वो तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यूरोप को रूस की बातों पर यकीन नहीं है और वो एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, जिसमें रिवायती और गैर रिवायती दोनों किस्म के खतरात शामिल हैं। और यूरोप से अब ऑस्ट्रेलिया का जिक्र, जहां बोंडाई बीच पर होने वाले हमले में मुलविस शख्स साजिद अकरम की नेशनैलिटी के बारे में मुसलसल सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, और उनके बेटे नवीद अकरम भी ट्रेंड का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो हमला आवर नवीद अकरम के बारे में अहम खबर है। उनका ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में इलाज हो रहा है और उनके होश में आने पर अस्पताल के बेड पर ही उनके खिलाफ केस की हियरिंग हुई, जिसके दौरान उन पर 59 जुर्म का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 15 कत्ल और 1 दहशतगर्दी का जुर्म शामिल है। दूसरा हमलावर साजिद अकरम की नेशनैलिटी भी मुसलसल सोशल मीडिया पर बहस का हिस्सा है। हमले के बाद इंडियन मीडिया पर यह इल्ज़ाम लगता रहा कि वो पाकिस्तानी है, और अब जबकि उनकी इंडियन पासपोर्ट के बारे में इंकशाफ हुआ है, तो तवज्जो इंडियन रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद की तरफ है, जहां वो रहते थे। BBC न्यूज़ की एक टीम उनके आबाई इलाके गई। जो एरिया में रिश्तेदार रहता, हम ही उसी एरिया में हम लोग अभी मौजूद था, लेकिन जो रिश्तेदार का घर है वो रिश्तेदार का घर को ताला लगाया, कल से भी वो ताला लगा के देख रहे, और जो वो लोग कहाँ गया वो अभी तो नहीं मालूम था। लेकिन जो आसपास में रहने वाला कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ये एरिया का नाम सुन के हम लोग थोड़ा शॉक में था। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में तफ्तीश में किसी भी तरह के ताउन के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में साजिद अकरम और नवीद अकरम के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है, और हुकाम जिंदा बच जाने वाले हमला आवर की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनसे बाकायदा पूछताछ की जा सके। अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। अमरीकी सदर ने 5 मजीद मुल्कों और फलस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा पासपोर्ट पर सफर करने वाले अफराद की अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसका मकसद अमरीका की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। बुर्किना फासो, माली, नाइजर, जनूबी सूडान और शाम के अलावा फलस्तीनी अथॉरिटी के जारी करदा पासपोर्ट रखने वालों के अमरीका आने पर 1 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी होगी। फीफा ने वर्ल्ड कप के टिकटों की महंगी कीमतों पर होने वाले तनकीद के बाद 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के 104 मैचों के लिए सस्ती टिकट्स का ऐलान किया है। इन टिकट्स की कीमत $60 होगी, जो महदूद तादाद में उन ममालिक के लॉयल फैंस के लिए मखसूस होगी जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने वेनेजुएला से आने जाने वाले ऐसे तमाम तेल के टैंकर्स की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दिया है जिन पर पाबंदियां आयद थीं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला को घेर लिया गया है और अमरीकी फौज की मौजूदगी मजीद बढ़ेगी। वेनेजुएला ने इस इकदाम को अपने तेल की दौलत चुराने के एक भयानक मंसूबा करार दिया है।
BBCI की तहकीकात में चीन भर में कम से कम 10 निजी डिसिप्लिनरी यानी तादीबी स्कूलों के नेटवर्क में की जाने वाली बदसलूकी के शवाहिद मिले हैं। स्कूल वालिदैन को टारगेट करते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वो उनके बच्चों की गेमिंग की लत, स्कूल से छुट्टी मारने या LGBT के तौर पर शिनाख्त जैसे मुमकिन मसाइल हल कर देंगे। BBC ने खुफिया तौर पर फिल्म बंद की गई फुटेज देखी है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह नेटवर्क के लिए काम करने वाले लोग अपने आप को सरकारी एहलकार जाहिर करके नौजवानों को स्कूल में जबरदस्ती ले जाते हैं। BBC वर्ल्ड सर्विस की रिपोर्टर मेंग चिंग जोंग की रिपोर्ट पेश कर रही हैं कोमल फारूक। दिन दिहाड़े अगवा। हर साल चीन भर से नौजवानों को तादीबी स्कूलों में भेजा जाता है। स्कूल का अमला अक्सर उन्हें अंदर लाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के अराकीन का रूप धारता है। दीगर केसेस में भी बच्चों को उनके वालिदैन ने ट्रिक किया है। मेरी अम्मी और मेरे दरमियान मुसलसल लड़ाई रहती थी क्योंकि मुझे स्कूल से नफरत थी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि वो मुझे एक नए स्कूल लेकर जा रही हैं जहां मैं नए दोस्तों से मिलूंगी। ये स्कूल इंसानी रवैये के मसाइल को दुरुस्त करने का दावा करते हैं, तालीम के साथ नहीं बल्कि फौजी तर्ज की तरबियत के साथ। जब मैंने देखा कि मेरी माँ को स्कूल से बाहर ले जाया जा रहा है तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं बाहर नहीं जा सकती। बाओबाओ के स्कूल को एक साबिक फौजी कार्ली जेंग चलाते थे। ये 4 जनूबी सूबों में कम से कम 10 स्कूलों के नेटवर्क का हिस्सा है जो इसे चीन के सबसे बड़े स्कूलों में से एक बनाता है। आपके बच्चे का क्या मसला है? सिगरेट नोशी। अंडरकवर फिल्मिंग से सामने आया कि वो बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं हम इंटरनेट रेगुलेशन अथॉरिटी से हैं। हमें तफ्तीश के लिए उनकी मदद चाहिए। अगर ये तरीका नाकाम हो जाए तो कई अफसरान उसे पकड़ते हैं और गाड़ी तक ले जाते हैं। CCTV का इस्तेमाल करते हुए तुलबा की मुसलसल निगरानी की जाती है और अमले के एक रुकन के मुताबिक वालिदैन को फीड तक रसाई भी दी जाती है। महकमा तालीम को पब्लिक जगहों के तमाम CCTV कैमरों तक रसाई हासिल है। हम कवानीन की पैरवी करते हैं। कोई मारपीट नहीं। महकमा तालीम भी इसकी इजाजत नहीं देता। इस दावे के बावजूद BBCI ने लीक होने वाली वीडियोस हासिल की और ली जेंग के 20 से ज्यादा साबिक तुलबा की गवाही सुनी जिनका कहना है कि उनके साथ जिस्मानी ज्यादती हुई। अगर आपके डांस की रूटीन या मिलिट्री बॉक्सिंग की महारत में कमी रह जाती है तो आपको सजा मिलेगी। एक इंस्ट्रक्टर के पास पानी का एक लंबा पाइप था। वो पाइप को सर के ऊपर से ताकत के साथ नीचे लाकर मारते और जहां वो मारते वो जगह स्याह हो जाती। वहाँ जिनसी ज्यादती के दावे भी सामने आए हैं। जोंग इन शू को जबरदस्ती ली जिंग स्कूलों में से किसी एक में ले जाया गया। हॉस्टल में हम पर नजर रखने के लिए एक नाइट ड्यूटी इंस्ट्रक्टर होता था। इसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटकर फर्श पर ले गया और वहाँ इसने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की। वहाँ ये मेरे साथ 3 मर्तबा हुआ। एंशु और दीगर ने जो कुछ हो रहा था उससे मुतल्लिक खतूत लिखकर स्मगल किए जो वायरल हो गए। मकामी अथॉरिटी ने रेगुलेटरी खिलाफ वर्जियों का कहकर स्कूल बंद कर दिया। BBC को इत्तला मिली कि ली जेंग को मुनज़्ज़िम जुराइम में मुलविस होने पर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हमें ये भी पता चला कि ली के साथी एक नया स्कूल खोल रहे हैं। स्कूल अभी शुरू हुआ है, इसे खुले अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं। मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद ली जेंग और उनके साथियों से इनके मौक़िफ़ के लिए राब्ता नहीं हो सका। हमने अगवा और बदसलूकी के सबूत चीनी हुकूमत के सामने रखे। उनका कहना था कि तमाम तालीमी इदारों पर लाजिम है कि वो कानून की पासदारी करें और वो नाबालिगों के तहफ़्फ़ुज़ को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन अभी भी इस ज्यादती का जिम्मेदार नेटवर्क फाल है। ये वालिदैन को इस दावे के साथ टारगेट करता है कि उनके बेटों और बेटियों को फर्माबरदार बना दिया जाएगा।